जय संविधान। अमिताभ जी, आपके बिहार में और हमारे बिहार में एक इतनी दुर्दांत घटना हुई थी, इतनी बड़ी गुंडागर्दी की घटना हुई थी, जिसकी अपेक्षा हम लोग भारतीय नहीं करते कि ऐसा होगा कि एक व्यक्ति जिसके ऊपर एक भी क्रिमिनल केस ना हो, जिसका कोई भी आपराधिक इतिहास ना हो, केवल वो अपने क्षेत्र के लिए विकास करना चाहता हो, और बच्चा हो तो 22-23 साल का, तो एक मानी बात है कि उस उम्र के बच्चों में एक अपना होता है, आत्मविश्वास होता है, अति आत्मविश्वास होता है। उसके तहत वो पुलिस को चैलेंज करे, और उसके बाद जब पुलिस उसको ये चेतावनी दे, तो जो पिस्तौल है वो उनके पैरों में डाल दे, और उसके बाद उसको गोली मार के उसकी हत्या कर दी जाए। माने ये हमने इंतहा देखी। ये असल में शुरुआत जो है पिछले 5-6 साल से हुई है, जहां पर ये जो एनकाउंटर्स होते हैं, फेक एनकाउंटर्स होते हैं, इसको बहुत ज्यादा महिमा मंडित किया गया, इसका महिमा मंडन किया गया, और समाज ने भी मूर्खतावश एक ऐसे इसका अनुमोदन कर दिया। किसी आदमी को पकड़ा, कहा कि ये जो रेप हुआ था, ये रेप इस व्यक्ति ने किया, उस व्यक्ति का एनकाउंटर कर दिया गया बिना कानूनी प्रक्रिया को जाने हुए। तो उससे एक ये भी शक पैदा हुआ कि कल मान लीजिए कोई आपका विरोधी है, मेरा विरोधी है, किसी व्यक्ति का विरोधी है, या पुलिस वाला मान लीजिए किसी का विरोधी है, तो वो कोई रेप हो, आपका नाम डाले और उसके बाद आपका एनकाउंटर कर दे, आप चले जाएं, और उसके बाद कोई प्रूफ तो होगा नहीं कि रेप किसने किया था, मारा कौन गया। तो एक प्रकार का ये गुंडा राज और एक प्रकार का कानून की पूरी टूटती हुई व्यवस्था को ऐसी चीजें दिखाती हैं। लेकिन ये हैदराबाद में हुआ, ये बाकी जगह पर हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ कि पहले उसको रेपिस्ट बताया गया, फिर उसका एनकाउंटर कर दिया गया, जनता ने पुलिस वालों को माला पहनाई, उनका महिमा मंडन किया गया, और उसके बाद उन लोगों को, तो उन लोगों का इससे उत्साह बढ़ा, पुलिस वालों का उत्साह बढ़ा। एक केस जरूर अमिताभ जी बड़ा अच्छा हुआ। मेरे एक बचपन के मित्र हुआ करते थे, जब हम ग्रेजुएशन करते थे, केपी सिंह पीसीबी हॉस्टल इलाहाबाद के अंदर रहते थे, और उनका सिलेक्शन हुआ था प्रोविंशियल पुलिस सर्विस, ये जो आपकी पीपीएस सर्विस, स्टेट सर्विस में। बड़े ईमानदार अफसर थे, बहुत ज्यादा ईमानदार अफसर थे, मतलब इस तरह के ईमानदार थे कि 1 रुपए का हेरफेर न सहन करते। वो मानी बात है, उनके माथा लोगों को स्वीकार नहीं था। एक बार एनकाउंटर हुआ बदमाशों से, तो पुलिस वालों ने ही उनको पीछे से गोली मार दी, और उसके बाद खैर उनकी दोनों बेटियां बड़े संघर्ष करके आगे बढ़ी, दोनों आईएएस अफसर बनी, और उन्होंने कसम खाई कि हम ये जो पुलिस अधिकारी जिन्होंने किया था इनको हम दंड दिलाएंगे। फिर सबको खैर उन्होंने कोर्ट से दंड दिलाया। लेकिन ये जो एक कानून को अपने हाथ में लेने की प्रक्रिया, बिना अदालत जाए किसी को मार देना, तो आपके बिहार के अंदर अभी घटना घटी सम्राट चौधरी साहब के मुख्यमंत्री बनने के बाद, जो ये भरत तिवारी का एनकाउंटर किया गया। और मैंने कल आपका दास बोले बिंदास के अंदर एक वीडियो देखा, और विस्तृत रूप से देखा, तो मेरी आंखें खुली रह गई। मैंने कहा पुलिस अधिकारी हैं, जो रहस्योद्घाटन आपने उसमें किया, उससे पता चला कि जो पोस्टमार्टम हुआ, उससे बहुत सारी चीजें ऐसी पता चलती हैं कि हमारे समाज को समझनी चाहिए, और समाज को यह भी समझना चाहिए कि किसी भी आदमी को दोषी बता के अगर पुलिस उसका एनकाउंटर कर दे, तो इसका मतलब तो कहीं गुहार लगाने लायक ही वो न रहे। भाई, हमारे देश की कानून व्यवस्था तो ऐसी थी कि कसाब को भी 4 साल लगे प्रूव करने में, सुप्रीम कोर्ट तक जाने की अनुमति मिली, और कोई आदमी वकील नहीं कर पाता तो सरकार ही उसे वकील करा के देती है। लेकिन यहाँ तो अगर इस तरह से होने लगा, तो सारे राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को मार दिया जाएगा, किसी रेप से उनका नाम जोड़ दिया जाएगा, और सारा मामला खत्म हो जाएगा। तो मेरे को ये प्रेरणा मिली, मैंने कहा आपसे जानूं, ये जो हुआ है भरत तिवारी के साथ बिहार के अंदर, और उसके बाद आपने देखा कि जब उसका दाह संस्कार हुआ, तो हजारों गांव के लोग उसमें पहुंचे। इसका मतलब ये जनता जो है, समाज उससे बहुत ज्यादा पीड़ित हुई। लेकिन जो आपने पोस्टमार्टम की बात बताई, क्योंकि आप पुलिस अधिकारी रहे हैं, आपने बहुत सारी विवेचनाएं की होंगी, बहुत सारी डेड बॉडीज देखी होंगी, बहुत सारी इस तरह की चीजें देखी होंगी, उसका आपने अन्वेषण किया होगा। और जो आपने दास बोले बिंदास में देखा, जो मेरे ख्याल से और लोगों को भी वो वीडियो आपका देखना चाहिए। तो मैं अमिताभ साहब ये जानना चाहता हूं इस केस के बारे में, जैसे पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक विद्रोह, एक ऐसा लगा कि लोगों को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है, और पुलिस इस तरह से हरकतें कर रही है, तो किसी को भी मार सकती है, और उसको लोग जो है माला पहना के उसका अभिवादन करेंगे। तो ये पूरा केस बताइए, और कैसे हुआ,
फिर पोस्टमार्टम में क्या आपको लगा, उसको क्या लगता है आपको क्या हुआ, क्यों हुआ, जरा इसका विश्लेषण करिए अमिताभ जी। जी सही कहा आपने। ये तो फर्जी मुठभेड़ जो है, जो मतलब हत्या ही समझिए, तो ये तो फर्जी मुठभेड़ की बीमारी है, जाली मुकाबलों की। ये बीमारी तो हिंदुस्तान के पुलिस की बहुत मतलब मैं कहूँ प्राचीन बीमारी है। और बाकायदा ये रैकेट होता है, मैं तो इसके लिए रैकेट शब्द का प्रयोग करूंगा, क्योंकि पूरे पुलिस वाले मिले रहते हैं। किसी अपराधी को उन्होंने पकड़ लिया या किसी ने सरेंडर कर दिया, उसके बाद उसको मार डाला जाता है। फिर एक किस्सा तोता मैना बनाया जाता है कि भाई ऐसे हम लोग गए तो उसने गोलियां चला दी, तो हमने आत्मरक्षा में गोलियां चलाई, तो ये हुआ तो वो हुआ। और एक पूरी कहानी रट के इसमें पुलिस वालों को वीरता पदक मिलता है, गैलेंट्री मेडल मिलता है। ये पूरा रैकेट है। मैं तो बिहार में कई आईपीएस अफसरों को जानता हूं जिन्होंने बिल्कुल फर्जी तरीके से गैलेंट्री मेडल लिया है। गैलेंट्री मेडल के साथ आपको बहुत सारी सुख सुविधाएं मिलती है। आपको ऑल इंडिया एकदम ट्रेन का पास मिल जाता है, एकदम आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक ट्रेन में फ्री घूमते रहिए, भारत जोड़ो यात्रा करते रहिए। और जो निचले तबके के पुलिस में जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं, उनको तो सीधे प्रमोशन भी मिल जाता है। अब आज दरोगा जी रहेंगे और कल वो सीधे डीएसपी हो जाएंगे। तो एक तो ये बहुत बड़ा रैकेट है। दूसरा जो काम हो गया है पुलिस वालों का कि आजकल पुलिस वाले कानून और संविधान से नहीं चलते हैं, अपने राजनीतिक आकाओं के हिसाब से चलते हैं। ये एक बहुत खराब बात हो गई है। सारे पुलिस वालों को, चाहे आईपीएस हो या सिपाही हो, देश के संविधान के मुताबिक काम करना चाहिए। लेकिन ये लोग राजनीतिक आकाओं के अनुसार काम करते हैं। पुलिस अपना जो उनके नेता कहते हैं। अब देखिए मैं बता दूं, इस देश का दुर्भाग्य, अभी जो हमारे गृह मंत्री हैं, जो तड़ी पार अमित शाह जी माने जाते हैं, और उनको एकदम मीडिया ने चाणक्य की संज्ञा दे दी है। जब ये गुजरात के होम मिनिस्टर थे तो बाकायदा इनको जेल की हवा खानी पड़ी थी। जब ये गुजरात के गृह मंत्री थे, दर्शकों को याद होगा, वहां एक सोहराबुद्दीन शेख नाम का अपराधी था, उसका फर्जी इनकाउंटर हुआ था। वो मेनली राजस्थान में एक्टिव रहता था, और राजस्थान में जो बड़े बड़े संगमरमर के व्यापारी हैं उनसे वो एक्सटॉर्शन लेता था। सोहराबुद्दीन शेख को मार डाला गया। उसके दोस्त तुलसीराम प्रजापति को पकड़ के मार डाला गया। और उसमें देखिए उसकी जो पत्नी थी, अपराधी तो खैर अपराधी था, पत्नी थी कौसर बी, जिसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, उसको जहरीला इंजेक्शन देके मार डाला गया। इसमें देखिए कई आईपीएस अफसरों को मतलब कई कई साल की सजा हुई। एक राजस्थान कैडर के आईपीएस है, दिनेश एन करके नाम है, साउथ इंडियन है, उनको उस केस में 7 साल तक जेल में रहना पड़ा, और वो काफी हाईलाइटेड केस हुआ। तो ये तो गुजरात मॉडल जो है, हिंदुस्तान में हर गड़बड़ चीज का एक गुजरात मॉडल है। उसके बाद जब आदित्यनाथ यूपी के सीएम बने तो ये बीमारी आपको यूपी में पहुंच गई। आदित्यनाथ को एकदम योगी मीडिया ने महिमा मंडित कर दिया, योगी मॉडल, योगी मॉडल। योगी मॉडल क्या था कि कोई मुसलमान हो उसको पकड़ के गोली मार दो। फिर एक कहानी बनाओ, किस्सा तोता मैना, कि भाई उसके आईएसआई से तार जुड़ गए, तो वो तो राम मंदिर को उड़ाने आया था, तो वो तो उसकी हत्या करने आया था, फिर ये करने आया था। और जो देश का माहौल था उसमें एकदम किसी भी बेगुनाह मुसलमान को पकड़ के मार दीजिए और सोशल मीडिया पर लोग जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम लिखने लगेंगे, राष्ट्रवाद का ढोल बजने लगेगा। और राष्ट्रवाद का ढोल इतनी जोर से बजता है कि उसमें सारी आवाजें दब जाती है, न्याय की आवाजें, इंसाफ की आवाजें। यदि आप पुलिस से सवाल पूछिएगा तो आपको एंटी नेशनल करार कर दिया जाएगा कि भाई आप पुलिस का मनोबल तोड़ रहे हैं, आप तो आतंकी के साथ खड़े हो गए हैं। तो ये पूरा माहौल बन गया। विकास दुबे का किस्सा याद होगा आपको। विकास दुबे बहुत बड़ा क्रिमिनल था, कानपुर का, 2020 की बात है। उसने कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी थी। उसके बाद वो भाग के पहुंच गया था उज्जैन के महाकाल मंदिर में, उसकी गिरफ्तारी हुई। उसके बाद वो लाया जा रहा था जब कोर्ट में पेशी के लिए मध्य प्रदेश से यूपी, तो अचानक ब्रेकिंग न्यूज आने लगा कि विकास दुबे मुठभेड़ में मारा गया। अब लोग चौंक गए कि भाई वो गिरफ्तार हो गया था, कल महाकाल मंदिर में गिरफ्तारी हुई, आज वो मुठभेड़ में मारा गया। उसके बाद यूपी पुलिस का किस्सा तोता मैंने आया कि जब वो गाड़ी आ रही थी तो गाड़ी पलट गई। अब जब गाड़ी पलट गई तो उसने पुलिस वाले से हथियार छीन लिया, हथियार छीन के उसने हमला कर दिया, तो पुलिस को आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी, तो विकास दुबे मर गया। अब ये दो किस्सा तोता मैना है। पहली बात, गाड़ी पलट गई, ये तो अजीब बात है, और पलटने के बाद जिसके हाथ में हथकड़ी लगी हुई हो वो पलटी हुई गाड़ी में हथियार छीन ले पुलिस वालों का, ये भी एक अजूबी बात है। लेकिन होता क्या है कि इन सबको कानून में, आपको अदालत में साबित करना बहुत मुश्किल हो जाता है,
क्योंकि जिसको मार डाला गया वो तो चला गया दुनिया से, बाकी सारे पुलिस वाले एक ही किस्सा तो सुनाएंगे और कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। यदि कोई गवाह है भी तो वो हिम्मत नहीं करेगा कि पुलिस के खिलाफ जाके वो कोर्ट में बोले। कौन इस पचड़ा में पड़े कि भाई पुलिस के खिलाफ मैं खड़ा होकर बोल दूं। तो इस तरह से मनोबल बढ़ता चला गया और ये बीमारी जो हाल तक बिहार में नहीं थी, ये बीमारी अब जब सम्राट चौधरी बने सीएम 15 अप्रैल को सीएम बने, उसके बाद सम्राट चौधरी भाजपा के पहले मुख्यमंत्री हैं बिहार में। तो जो इनके जो मतलब चमचे जो होते हैं, चाटुकार लोग, उन्होंने कहा शुरू किया कि अब सम्राट चौधरी आ गए हैं, अब तो योगी मॉडल लागू होगा, अब तो बिहार में मतलब ऐसे होगा वैसे होगा। और ये भी उसमें बह गए। इनको लगा कि भाई मैं भी थोड़ा पराक्रमी बन जाता हूं। इनके भी भड़काऊ भाषण आने लगे कि मैं गया में पिंडदान करवा दूंगा अपराधियों का, मैं फोटो पर माला टंगवा दूंगा। अरे कानूनी प्रक्रिया भी कुछ है कि मुख्यमंत्री फोटो पर माला टंगवाएगा और गया में पिंडदान होगा, तो फिर अदालत क्या करेगी। और उसी की देखिए परिणति हुई है जिस केस पर अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ये 17 जून को, आज से 13 दिन पहले भोजपुर जिला की घटना है। बिलौटी गांव है, वहां भरत तिवारी 28 बरस का लड़का था और वो मतलब आप कह सकते हैं सामाजिक रूप से संवेदनशील था। बाढ़ पीड़ितों के लिए लड़ता था, गरीबों के लिए लड़ता था, दलितों और पिछड़ों के लिए भी लड़ता था, जबकि वो खुद ब्राह्मण समुदाय से आता था और थोड़ा गर्म मिजाज का था। जैसा आपने कहा कि एक उम्र होती है, थोड़ा माथा गर्म रहता है लोगों का। तो उसने पिस्तौल तान दी पुलिस वालों पर और इसका वो पूरा फेसबुक लाइव कर रहा था। उसके बाद पुलिस वालों ने उसको समझाया बुझाया कि फेंक दो, तुम्हारी मांगे मान ली जाएंगी। जब वो पिस्तौल फेंक देता है तब देखिए पुलिस ने कितना मतलब ये घिनौना काम किया कि उसको 3 गोलियां मार दी और 3 गोलियां मार के भी वो होश में रहा। और फिर उसको एम्बुलेंस में जब लिया गया आरा अस्पताल पहुंचाने के लिए, एम्बुलेंस में, तब पुलिस वालों को फिर कहीं ऊपर से फोन आया कि भाई इसको छोड़ना नहीं, ऐसा नहीं कि 3 गोलियां खा के बच जाए। तो एम्बुलेंस के अंदर 2 गोलियां मार दी गई। पोस्टमार्टम में 5 गोलियों की बात आई है। 1 गोली तो शरीर में फंसी हुई थी, वो निकली है। 4 गोलियां शरीर के आर पार हो गई थी, लेकिन 5 गोलियों की बात आई है। जबकि वहां जो चश्मदीद लोग हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, प्रत्यक्षदर्शी, उनका कहना है कि 3 गोलियां मारी गई थी, हमने 3 धमाके सुने। तो ये तो हद बात हो गई कि जो एम्बुलेंस के अंदर पुलिस गोली मार रही है, इससे बड़ा अनर्थ क्या हो सकता है। एक तो एम्बुलेंस होता है आदमी का जान बचाने के लिए, एम्बुलेंस का मतलब ही है कि वो आदमी के जान बचाने के लिए है, और पुलिस का भी मतलब है कि वो रक्षक है। और एम्बुलेंस के अंदर यदि पुलिस किसी को गोली मार देती है जो निर्दोष है, जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, तो इससे जघन्य बात क्या होगी। और देखिए और एक बात मैं दर्शकों को बताता हूं, इसमें बहुत बड़ा खेल है। मैं तो देखिए न्यायिक, और एक बात और मुझे हंसी भी आती है बताने में, लेकिन हंसू या रहूं, जब से मैंने कहा है चैनलों पर कि भाई मैं न्यायिक आयोग के सामने जाके सम्राट चौधरी के खिलाफ बयान दूंगा, तब से न्यायिक आयोग को इन लोगों ने कोई कार्यालय ही नहीं आवंटित किया है। जबकि कोई भी जो न्यायिक आयोग बनता है, जुडिशियल कमीशन, उसका एक ऑफिस होता है। मैं पहले भी कई न्यायिक आयोगों के समक्ष उपस्थित हो चुका हूं गवाही देने के लिए। तो बाकायदा उसका एक ऑफिस होता है, उसका क्लेरिकल स्टाफ होता है, और आपकी गवाही को दर्ज करने के लिए उसके लोग होते हैं, स्टेनोग्राफर्स होते हैं। ये तो पहली बार जिंदगी में मैं एक ऐसा न्यायिक आयोग देख रहा हूं जो हवा में है। अगर आज मैं चाहूं भी कि मैं जाकर अपनी बात कहूं तो मैं कहां जाऊं, न्यायमूर्ति तो हवा में है। तो इतना बड़ा खेल हो रहा है। और सम्राट चौधरी जो है, ये इनकी गर्दन बुरी तरह फंस गई है, क्योंकि इन्होंने पटना से देखिए एसटीएफ कमांडो भेज दिए मारने के लिए। एसटीएफ के जो कमांडो होते हैं वो तभी भेजे जाते हैं जब बहुत कोई खूंखार अपराधी रहता है, और जिला पुलिस कहती है कि भाई बहुत खूंखार अपराधी है, ये हमारे बस का नहीं है, तो एसटीएफ भेजिए, कमांडो भेजिए, ये भेजिए, वो भेजिए, तब भेजा जाता है। अब भरत तिवारी जो पढ़ा लिखा लड़का था, जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, जो एक सामान्य अपराधी में, तो एसटीएफ कैसे भेजा गया। इतना ही नहीं, पुलिस मुख्यालय से वीडियो कॉल करके कहा गया है एसपी भोजपुर को कि कोई हाथी पागल हो जाता है तो उसको मार डाला जाता है। मतलब एसपी ये सारी बातें अब रिकॉर्ड पर आने लगी है। तो इस चीज में सम्राट चौधरी की गर्दन बहुत बुरी तरह फंसी हुई है। अब तो इनको एफआईआर भी करना पड़ा है हत्या का। एसडीपीओ पर भी, उस समय के प्रभारी पर भी न्यायिक जांच आयोग बनाया गया है अब, और इनकी कुर्सी ऐसी हिली है कि कभी भी हट सकते हैं। और सबसे घिनौना काम अब सम्राट चौधरी ने शुरू किया है कि इस पूरे मामले को अगड़ा बनाम पिछड़ा बना दिया।
है ना। पूरा माहौल, इस पूरे मुद्दे को अगड़े बनाम पिछड़े की लड़ाई कर दी गई है, क्योंकि भरत तिवारी ब्राह्मण था, अगड़ी जाति का था, तो सम्राट चौधरी के सम्राट चौधरी पिछड़ी जाति के हैं, कुशवाहा समाज से आते हैं, कोयरी जिसको कहते हैं। यूपी में भी अच्छी खासी तादाद है कुशवाहा लोगों की। सम्राट चौधरी कुशवाहा है, कोयरी जाति के हैं। तो इस पूरे मामले को अगड़ा बनाम पिछड़ा बना दिया गया है। अब देखिए 5 जुलाई को, यानी आज से 5 रोज बाद, वहां जगदीशपुर में, भोजपुर के जगदीशपुर तहसील में एक बहुजन महापंचायत बुलाई गई। बहुजन महापंचायत, पहले इसका नाम था कुशवाहा महापंचायत, सम्राट चौधरी के जाति वालों ने किया था, बाद में थोड़ा उस पर हुआ तो नहीं, बहुजन महापंचायत। तो एक तरह से इसमें देखिए खुद सम्राट चौधरी नहीं जाएंगे, लेकिन उनके करीबी लोग जाएंगे, नागमणि जैसे लोग, उपेंद्र कुशवाहा जैसे लोग, और एक तरह से सम्राट चौधरी भाजपा आला कमान को संदेश भेजेंगे कि देखो मेरी कुर्सी लोगे तो मेरे साथ भी इतने बहुजन हैं। तो एक तो आपने हत्या करवा दी एक इनोसेंट लड़का की, उसके बाद आप बहुजन बहुजन खेल रहे हैं और अपनी कुर्सी बचाने के लिए खेल रहे हैं, इससे घिनौनी बात क्या होगी। तो इस देश में तो मुझे लगता है कि बिल्कुल न्याय व्यवस्था का, मतलब मैं कहता हूं जनाजा निकल गया है। इस देश में अदालत अब करेंगी क्या? पुलिस ही किसी को रेपिस्ट घोषित कर देगी, किसी को गोली मार देगी, किसी पर यूएपी लगा देगी, किसी पर एनएसए लगा देगी, किसी का पासपोर्ट जब्त कर लेगी। तो ये तो बिल्कुल पुलिस राज्य हो गया। जैसे कि पहले हम लोग पाकिस्तान में पढ़ते थे कि मार्शल लॉ लगा हुआ है और किसी को उठा के पुलिस गायब कर रही है और किसी कोई लापता हो गया, तो मार्शल लॉ की स्थितियां भारत में आ गई हैं। जी नहीं अमिताभ जी, ये बताइए, जैसे आपने कहा कि अगले पिछड़े की लड़ाई इसको वो बनाना चाह रहे हैं, तो ये बताइए कि क्या कानून व्यवस्था को धता बताते हुए पुलिस अगर मान लीजिए बैकवर्ड कम्युनिटी का आदमी हो तो अपवर्ड कम्युनिटी के आदमी को मार देगा, अगले को मार देगा, अगला पुलिस अधिकारी हो तो पिछले को मार देगा? भाई अभी तक तो हम लोग सुन रहे थे कि मुसलमान ही खराब है, अभी तक तो सुन रहे थे कि हिंदुत्व खतरे में है, हिंदू खतरे में है क्रिश्चियनों से और मुसलमानों से। फिर ये सोचते थे कि बताया जाता था कि साहब दलित और आदिवासी जो है हम लोगों का, इनका अधिकार नहीं है, इनको मंदिर में नहीं घुसने देंगे। अब सवर्णों को ही मारना शुरू कर दिया। तो बताइए ये अगड़ा पिछड़ा, ये अगर अच्छा सबसे बड़ा अगर भारतीय जनता पार्टी के बिहार के अंदर वोट बैंक है जो सॉलिड है, भाई बाकी तो आते जाते हैं, कभी इधर हो जाते हैं कभी, लेकिन अगर सबसे ज्यादा इनका वोट बैंक है जो 15% सवर्ण वहां पे है, तो उसका 14% तो बीजेपी को वोट देता है। तो बिल्कुल उनको बिल्कुल। इतना ज्यादा आतंकित करना और एक ब्राह्मण को मार देना, और इसका इम्पैक्ट 2027 के चुनाव में क्या होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 20% सवर्ण है और सवर्ण की बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है और वो जा सकता है कांग्रेस की तरफ। अगर कांग्रेस की तरफ चला गया तब तो भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ रह ही नहीं जाएगा। तो अगर ये रणनीति है, मान लीजिए अगर ये रणनीति है, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होगी, क्योंकि सवर्ण ही तो सबसे बड़ा वोट बैंक है, उसी को गोली मार के उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। नहीं, सही कहा आपने। देखिए इस पूरे भरत तिवारी मामले से बहुत हमारे समाज का बहुत पाखंड भी उजागर हो गया। यदि भरत तिवारी की जगह किसी बेगुनाह मुसलमान की हत्या कर देती पुलिस, कोई अब्दुल्ला रहता या बिस्मिल्लाह रहता, तो अभी ज्यादातर लोग जो भरत तिवारी के लिए छाती पीट रहे हैं और उसको भगत सिंह बता रहे हैं, अभी वो लोग सब जय श्री राम करते रहते। और जब ये लोग योगी मॉडल की बात कर रहे थे कि अब योगी मॉडल लाया जाए, बिहार में भी योगी मॉडल लाया जाए, तो इनको लग रहा था कि योगी मॉडल का शिकार सिर्फ मुसलमान और दलित होंगे। लेकिन ये तो मतलब कहते ना, मियाँ की जूती मियाँ के सर पर वाली बात हो गई कि आपने ये एक इनकाउंटर राज शुरू किया और उसका शिकार एक ब्राह्मण युवक हो गया। इसलिए ये तो भाजपा के लिए बड़ी, मतलब आप कह सकते हैं एक असमंजस वाली स्थिति है, क्योंकि भाजपा जो कि हिंदुत्व का कार्ड खेलती है, उसमें यदि अगड़े पिछड़े टकरा गए तो भाजपा का तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। क्योंकि सही कहा आपने, सवर्ण लोग तो एक तरह से भाजपा के मतलब बंधुआ वोट बैंक हैं। उनको तो भाजपा बंधुआ मजदूर मान के चलती है कि भाई ये जाएंगे कहाँ, ये जाएंगे कहाँ, ये तो हम ही को देंगे। और उसमें लेकिन अगर वो नाराज होते हैं तब उनका नुकसान है, और यदि बहुजन नाराज होते हैं तो बहुजन तो जैसा नाम ही है वो तो भाई बहुमत में है, तो वो फिर आपका बैंड बजा देंगे। तो इसलिए अभी भाजपा बहुत सारी चीजों पर मंथन कर रही है। अब ये भी एक बात आ रही है चर्चा में कि अभी जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल होने वाला है, मुझे लगता है 2-4 रोज में होगा, उसकी जो तैयारियां हो रही है, उसमें कहा जा रहा है कि हो सकता है नितिन गडकरी को हटा दिया जाए और सम्राट चौधरी को उनकी जगह केंद्रीय मंत्री बना दिया जाए, जिससे कि चौधरी जी के समर्थक भी थोड़ा ये रहे, और सम्राट चौधरी की जगह किसी दूसरे को, संभवतः केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय को सीएम बनाया जाए।
तो ये सब बहुत सारे फॉर्मूले, संतुलन वाले फॉर्मूले भाजपा खोज रही है कि भाई अगड़ों और पिछड़ों दोनों में संतुलन किया जाए, लेकिन नहीं, ये लेकिन स्थिति अमिताभ बहुत जी, खराब हो अमिताभ गई। जी, एक जी समस्या और हो गई है राम जन्मभूमि के अंदर। आप देखिए भाई, जी जितने असली दोषी थे, जो मुख्य दोषी थे, वो मुख्य जी दोषी तो चंपत राय बंसल साहब थे। जैसा बिल्कुल पूरा समाज कहता है, पूरा सोशल मीडिया कहता है, सबको पता है, क्योंकि ही वॉज दी बिल्कुल हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, वहां बिल्कुल ब्राह्मणों को पकड़ लिया गया, अंदर कर बिल्कुल दिया गया। 4 ब्राह्मण हैं जो 8 गए अंदर, उसमें 2 बिल्कुल कायस्थ हैं और 2 यादव हैं। मतलब जी जी ब्राह्मण पकड़े गए, यादव पकड़े गए और कायस्थ पकड़े गए। 2 कायस्थ, मतलब कायस्थों की जी पॉपुलेशन अगर यूपी में होगी 1-1.5% होगी, लेकिन जी जी इसमें 8 में से 2 कायस्थ हैं। लेकिन बंसल साहब को बचा लिया गया। तो ये अच्छा, वहां भी अब एक जातिवाद, वैश्य वर्सेस ब्राह्मण, उनके वर्सेस कायस्थ, तो सवर्णों में भी भेदभाव शुरू हो गया है। राजीव जो कुमार साहब थे हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनके कामों से इतनी खुश हो गई एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी के उनको चेयरमैन चेयरमैन बन 3 गए। साल के लिए बना लिया। मैंने राजीव बिल्कुल कुमार जी, अब ज्ञानेश कुमार गुप्ता भी आईसीआईसीआई बैंक के चेयरमैन बन जाएंगे मुझे लगता है। तो ये तो बड़ा भैया, हमारे देश का कबाड़ा करो, संविधान का कबाड़ा करो, उसका कहीं का चेयरमैन बन जाओ। तो आप तो आईपीएस थे, आपने अच्छे काम इस तरह के अगर न कर लिए होते तो आप भी कहीं के चेयरमैन होते। बिल्कुल। देखिए ऐसे हम लोग मैं ऐसे ही मजाक में कहता हूं कि सरकार की में नीति होती है कि ईमानदारों को टेंशन, बेईमानों को एक्सटेंशन, है ना। ये सरकार की नीति होती है कि कोई ईमानदार है तो उसको टेंशन दे दो, बेईमान है तो एक्सटेंशन दे दो। अब आप राजीव कुमार की आपने बात की, ये भाई साहब जब आईएएस से रिटायर कर गए तो इनको मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया। वहां ये अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक से एक सड़े हुए शेर अर्ज करते थे, है ना, कि मतलब मिर्जा गालिब भी कब्र में करवट बदलते होंगे कि ये कौन शायर पैदा हो गया, है ना। और अब तो मुझे एचडीएफसी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होगी, मैं उसके लिए चिंतित हूं कि उसमें भी राजीव कुमार ने शेरो शायरी शुरू कर दी तो उनका क्या होगा भाई। और ज्ञानेश कुमार भी समझ रहे हैं कि भाई देखिए वो एचडीएफसी के बन गए तो इनको भी संदेश मिल गया कि आप भी जरा वोट चोरी जारी रखिए, वोट डकैती जारी रखिए, एसआईआर में नाम काटते रहिए, तो आप भी जैसा आपने कहा कि आईसीआईसी के आप बन जाएंगे या कहीं के आपको राजदूत ही बना दिया जाएगा, स्विट्जरलैंड में ठंडी हवा खाइएगा। तो ये तो खुल्लम खुल्ला अब हो गया है, इसमें कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है। ये तो हो गया है कि तो रंजन गोगोई साहब ने आपको क्लीन चिट दिया राफेल घोटाला में तो वो राज्यसभा चले गए, किसी जज ने आपके पक्ष में दिया तो वो गवर्नर बन गए, राजीव कुमार ने वोट चोरी कराई तो एचडीएफसी बैंक के ये बन गए। ये तो इसको कहते हैं ना खुला खेल फरुखाबादी है, इसमें कोई शर्म हया नहीं है। और किधर जा रहा है देश पता नहीं चल रहा है मुझे। चंपत राय पर देखिए, चंपत राय को बचा लिया गया, सिर्फ उनका इस्तीफा चंपत लेना राय क्या बंसल, काफी है। चंपत राय ओ बंसल। जी सॉरी, चंपत राय बंसल। अब देखिए चंपत राय बंसल के बसने के बाद तो यही बात आ रही है, मुझे भी लग रहा है, सबको लग रहा है कि भाई इनके पास कोई आदित्यनाथ या नरेंद्र मोदी की कोई ऐसी बात है कि उन्होंने कहा होगा कि भाई हम तो डूबेंगे, सबको लेकर डूबेंगे, इसलिए मुझ पर तो एफआईआर नहीं करो, है ना। मैं तो बता दूंगा कि मोदी जी ने इतना जो सोने चांदी की हार बांटते रहते हैं महिलाओं को, वो हार भी चढ़ावा का ही हार था। तब तो मोदी जी भी सक पका गए होंगे। अभी भी ऐसे भी मोदी जी के दिन थोड़ा खराब चल रहे हैं। अभी सेशल्स में बेचारे ने, सेशल्स में 175 मिलियन डॉलर खर्च करके उन्होंने एक फर्जी अवार्ड बनवाया था। अवार्ड 4 दिन पहले शुरू हुआ और उसमें भी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गया, रिपब्लिक में अपने ही 2 बार देश, बी लग गया, अपने ही देश, सेशल्स ने अपने ही देश की स्पेलिंग गलत लिख दी। अपने ही देश की स्पेलिंग गलत कर दी, रिपब्लिक में 2 बार बी डाल दिया। तो आजकल तो मोदी जी की बहुत, शायद वो सेशल्स से ये सम्मान नहीं लेते तो उनकी इज्जत ज्यादा बचती, और सम्मान लेने के बाद उसका दाम भी पता चल गया कि 175 मिलियन डॉलर में खरीदा गया है। अच्छा, एक और अमिताभ जी, ये स्पेलिंग में मिसेज जी मिसेज बाइडेन को जो 7.5 कैरेट का हीरा दिया था, उसका भी कोई जी जी संबंध हो सकता है क्या ये हाँ चोरी कांड हाँ। से? देखिए मेरा तो पुलिसिया दिमाग एकदम कह रहा है, अब अभी मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन शक की सुई जो कहते हैं, निडल ऑफ सस्पिशन, ये यदि मुझे जांच अधिकारी बनाया जाता तो मैं तो इस बिंदु पर जांच करता कि भाई जो बाइडेन की पत्नी को, अमेरिका की फर्स्ट लेडी को जो मोदी जी ने हीरा दिया था, क्या वो भी राम मंदिर के चढ़ावे का ही हीरा था? ये तो विचारणीय बिंदु है। तो इस तरह की बातें बहुत ज्यादा आ रही है। और क्या होता है अभी अच्छा, देखिए मेलोनी सोनम वांग मेलोनी को जी मेलोनी को जो मेलोडी दी गई थी, वो खरीद के दी गई थी क्या, बिना खरीदे दी गई?
अब राम मंदिर के चढ़ावा में मेलोडी चॉकलेट तो नहीं चढ़ता है, इसलिए वो तो लगता है नहीं मुझे देखिए, खरीद कर अरे ही। भाई देखिए, आदतन जो अपराधी आप तो जानते ही हैं बिल्कुल भाई, अगर बिल्कुल। किसी को आदत होगी तो हर जगह यही करेगा ना। तो हाँ उसकी बिल्कुल रसीद ये है, मतलब वो खरीदी हुई चॉकलेट है या खरीदी हुई है ना, तो उसकी रसीद होनी चाहिए। संभावना तो इसी की है कि वो भी खरीदी हुई चॉकलेट नहीं होगी, है ना। वो भी कहीं से चुराई गई चॉकलेट होगी, कहीं मेलोडी चॉकलेट के गोदाम में ही संधमारी हो गई होगी। अब पता चला कि गुजरात गुजरात में कोई गोदाम था मेलोडी चॉकलेट का, उसमें संधमारी हुई। तो ये लोग तो, इन लोगों ने क्या इस देश का हाल बना रखा है, मैं तो देख देख के मतलब सर धुन रहा हूं कि किधर हमारा देश जा रहा है और क्या अरे देश ये जा रहा अमिताभ है। जी, ये जो जी, भरत तिवारी था ये तो राम भक्त रहा होगा ना, तो राम भक्त को बहुत गोली इस बड़ा, तरह से क्यों मारी? बहुत तो बड़ा राम राम भक्त भक्त को था। गोली क्यों मारी? ये क्या राम भक्तों के खिलाफ भी हो गए हैं क्या? अब यही है ना, देखिए जब एक बार जब आपके मुंह में खून लग जाता है ना, तो उसके बाद यही होता है। ये भरत तिवारी तो बागेश्वर बाबा की पदयात्रा में शामिल हुआ था। जो अच्छा, बागेश्वर बाबा ने, ये नई जी, खबर, आप ये नई खबर दे रहे हैं, नई खबर दे रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, सही खबर। बागेश्वर बाबा ने जो हिंदू राष्ट्र के लिए एक पदयात्रा की थी, उसमें भरत तिवारी शामिल हुआ था। उसके बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं कि अभी मैं यहां जा रहा हूं, अभी मैं वहां पहुंच गया, अभी वहां पहुंच गया। तो ये तो बिल्कुल राम भक्त था ही, और बिल्कुल हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कटिबद्ध था। लेकिन वही है, और शायद इसने पिस्तौल भी यही सोच के निकाली होगी कि भाई मैं तो राम भक्त हूं, तो मुझे तो पुलिस कुछ छुएगी नहीं। तो उसका भी दांव उल्टा पड़ गया। राम भक्त इसलिए भी जब हूं और आपको, ब्राह्मण जी भी हूं, राम भक्त भी हूं और जी ब्राह्मण भी हूं, तो मुझे नहीं मारेंगे। जी, मुझे नहीं मारेगा, मैं तो हिंदू राष्ट्र के मतलब सर्वोच्च शिखर पर बैठा हुआ हूं। तो ये सब इसका दांव उल्टा पड़ गया। और वही है कि जब एक बार पुलिस को आप आदमखोर बना देते हैं, तो आदमखोर तो किसी को खा जाएगा। नहीं, ये वो इन तो लोग के साथ चलिए, वो गलती तो हो गई। अमिताभ जी किसी को भी ब्लैकमेल करेगा। कोई करोड़पति आदमी है, मान लीजिए कोई बिल्कुल 100 करोड़ का आदमी है, उससे जाके कहेगा देखो तुम्हारे मोहल्ले में एक रेप हुआ है, अच्छा हम बिल्कुल तुम्हारा नाम लगा देंगे, तुम्हारा एनकाउंटर कर देंगे, नहीं तो 5 करोड़ दे दो, तो उनका तो इनकम बढ़ बिल्कुल जाएगी। बिल्कुल भाई बिल्कुल किसी को भी आके धमकी दे सकते हैं ना कि ये कांड हुआ है, तुम्हें बिल्कुल फंसा सकते बिल्कुल। हैं, पैसे दो वरना तुम्हें फंसा देंगे। हम्म। देखिए पाकिस्तान में यही होता है। पाकिस्तान में फौज जो है, आर्मी है, उसको इतना पावर दे दिया गया है कि वो जो आप बात कर रहे हैं वही कहते हैं। वहां की आर्मी यही करती है, उसको उठा लेंगे, कराची में चली जाएगी, इसको उठा लेंगे, उसको मार देंगे, इतने पैसे लाओ। तो पाकिस्तान में एक कहावत चल पड़ी है कि ये जो गुंडागर्दी है, इसके पीछे वर्दी है ना। तो ये जो बात है, यही पाकिस्तान वाली हालत आप हिंदुस्तान में बनाने जा रहे हैं कि ये जो गुंडागर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। फिर वर्दी वाले घूम घूम के गुंडागर्दी करेंगे कि पैसे लाओ, नहीं तो अभी इनकाउंटर करते हैं, पैसे लाओ तो, नहीं तो अभी आईएसआई से तुम्हारे तार जोड़ देंगे। ये तो एक बड़ी भयावह स्थिति हो रही है। जी चलिए, भरत तिवारी की आत्मा को शांति मिले और इस तरह की जी गुंडागर्दी ना हो, इसी कामना जी के साथ। लेकिन आपका जो जी जी दास बोले बिंदास का जो वीडियो है वो भी लोगों को जी जी, देखना चाहिए। देखना बहुत अच्छा चाहिए। जी वीडियो है, बहुत अच्छा इंटरव्यू जी है। और जी जी ये हमें बड़ा अफसोस है, लेकिन चलिए, अब देश जिस जी दिशा में जा रहा है उससे सही दिशा में लाने का हमारा प्रयास कर रहे हैं। प्रयास करते जी रहेंगे, देखते हैं भगवान की क्या इच्छा है। नमस्कार। जी नमस्कार। जी, नमस्कार नमस्कार।